बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हालचाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज है 30 जुलाई 2026 और दिन है आज जुमेरात का। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल को जो वीडियो बनाऊंगा ना, वो स्पेशल बनाऊंगा सस्ता बकरा स्कीम की। वो वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सस्ता बकरा स्कीम के बारे में जो भी अपडेट है वो सारी कल आपको तफसील से करूंगा शेयर। और आज बात करूंगा, मुझे ना टेलीफोन आए कुछ दोस्तों के, बड़ी फंटास्टिक बात है वो सारी। ये बात को ज़रा तवज्जो से सुनना, आपके सुनने वाली बात है। मुझे मेरे इस इलाके के राउंड जो मतलब अगल बगल में लोग रहते हैं, कोई बहावल नगर, कोई बहावलपुर से एक एक दो फ़ोन तो मेरे शहर के भी थे। फिर मुझे ये अपना लाहौर वाली साइड से, ये सिंध से, मतलब इस तरह से मुख्तलिफ़ जगह से आए। कुछ दुबई, इनमें से कुछ लोग दुबई थे, कुछ सऊदीया थे, कुछ ओमान में थे, जो 2-3 मुल्कों में थे, अरब से नौजवान। मुझे फ़ोन करके ना सबका एक ही सवाल था कि तारक भाई, हम पाकिस्तान आना चाह रहे हैं और हम आ रहे हैं। उनमें से जो खानपुर के थे 2 दोस्त, अगर मैं भूल नहीं रहा, खानपुर से शायद, या उसके, उनमें से एक ने तो बताया कि मेरी उम्र 50 साल हो गई है, मुझे कंपनी ने वैसे ही निकाल दी है। और दूसरा लड़का अभी यंग था, उसने बोला मैं वैसे तंग हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। ये दोनों तकरीबन खानपुर के या इसके आसपास के थे, सारा सराउंडिंग एरिया से थे। पाकिस्तान में ना कोई भी बंदा बड़े शहर से नहीं था, जैसे कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, मतलब पीछे गाँव से तल्लक था इन लोगों को सबका। और सबकी एक ही बात थी कि हम वापस आ रहे हैं, और सबका एक ही सवाल था, क्या 20 बकरियों से मैं अपना घर चला पाऊंगा? मेरे खर्चे 20 बकरियों से कवर होंगे? बकरी का रेट क्या है और वनडे का रेट क्या है, और सब्ज़ चारे के साथ पाले, मतलब सारे कॉमन सवाल थे इनके। बड़ी अच्छी बात है। तो ये सब उन्होंने अब सोचा वहाँ जाके, लेकिन मैंने शुरू से, जब मैं यहाँ अभी बड़ा हो रहा था, अभी पढ़ ही रहा था, मेरी एज अभी काफ़ी कम थी, तो उस वक्त मैं हमेशा लोग प्रदेश जाते थे काम करने के लिए। ज़्यादातर जो मेरे राब्ते में या जिन लोगों को मैं देखता था, वो ज़रा मजदूरी करते थे जाके दुबई में, सऊदीया में। कोई उच्चन चान जो था वो कोई यूरोप में चला जाता था, और वो फिर कभी वापस भी जल्दी नहीं आते थे। उनके खैर ठीक थे। ये लोग शुरू से ही तंग थे यहाँ जो जाते थे ना। तो जब मैं इनके हालात देखता था, आने जाने के, रोना धोना, मतलब बच्चे छोड़ के चले जाने, तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगता था। मैंने हमेशा अपने रब से एक दुआ मांगी कि या अल्लाह, यहाँ पैदा हुआ इस गांव में, यहीं मेरी जवानी गुजरे, यहीं मुझे रोज़गार दे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस ज़ात का बड़ा शुक्र है। मैं बड़ा खुश हूँ, जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मेरा फ़ैसला भी सही था और मेरी कोशिश भी सही थी। किसी की मैंने परवाह नहीं की, किसी की, कि मुझे कोई क्या कहता है। कोई मुझे कहता है कि तुम तारक पढ़ लिख के गोबर उठाते हो, कोई कहता है तुम बकरियां पाल रहे हो, कोई कहता है तुम ये कर लेते, तुम वो कर लेते, तुम नौकरी करते, तुम दुबई जाते। तो मुझे बड़े मतलब बातें सुनी, लेकिन ये चीज़, किसी चीज़ ने मेरे ऊपर असर नहीं किया कि कौन मुझे क्या कहता है, कहाँ जाने का कहता है। मैं अपने काम में मगन रहा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे जो इज़्ज़त दी यहाँ रहते हुए अपने घर में, शुक्र है। आता हूँ अपने असल टॉपिक की तरफ। अब वो लोग बड़े तंग हैं वहाँ पे। उनमें से 2-3 तो मुझे वीडियो भी सेंड की। वो बेचारे बड़े ही तंग थे, बड़े ही तंग थे। उनके पता नहीं कैसे दिन रात गुजर रहे हैं। वो कैलकुलेट कर रहे, दिन रात को गिन रहे हैं, वो कब हम जाएंगे घर, वो वापस नहीं जाएंगे। तो इन लोगों ने अब जो गए हैं, इनमें से कुछ तो अभी रिसेंटली 1-2 साल हुए हैं, इनका जितना खर्चा आया ना जाने पे, वो पूरा ही नहीं हुआ अभी। इसी पैसे को यहीं इन्वेस्ट करते हैं अपने इलाके में। यहाँ भी हज़ारों काम है। सिर्फ ना हम देखते हैं टिकटॉक को या शॉर्ट्स को कि बल्ले बल्ले जहाज़ पे बैठ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, बैग आ रहा है, बैग जा रहा है, ये शशके वो शशके। उसके पीछे जो मसाइल होते हैं ना, वो नहीं नज़र आते, वो नज़र नहीं आते, लेकिन वो फंस जाते हैं। हमारे एक दूर के रिश्तेदारों में एक लड़का है, आप यकीन करें, मेरे
मैं वहाँ जब उनके घर गया ना तो वो सऊदीया में था, तो वो रोना, वो अपनी बात कर रहा था किसी के साथ, वो रोना शुरू हो गया। जवान आदमी रो रहा था, उसको 2 साल हो गए थे वहाँ पे, और वो बंदा वो रो रहा था कि मेरा काम इतना गंदा है कि मेरा टाइम नहीं गुजर रहा, पैसे भी नहीं बन रहे, इतने ज़्यादा मजदूरी है तो पैसे भी नहीं बन रहे। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये देखें ना, एक बंदा मेरा ख्याल अब जाए तो कितना खर्चा आता है उसके आने जाने में। बहरहाल मैं आता हूँ फिर वापस कि आपके पास अगर पैसा है तो यहाँ पे 101 काम है, आप देखें। अब अक्सर लोगों का मुझे मैसेज आता है कि करें क्या, करें क्या। बड़ा अच्छा सवाल है कि करें क्या। भाई जहाँ मसाइल होते हैं ना वहाँ काम होता है। जब कोई मसला आता है तो काम आता है, कारोबार आता है। आप मसाइल के ऊपर नज़र रखें, वहाँ इन्वेस्ट करें। हमारे इस इलाके में पानी का बड़ा मसला था आज से 3-4 साल पहले, 3 साल पहले। पेट्रोल डीजल महंगे थे, ज़िम्मेदार अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। सबसे पहले यहाँ पे सोलर के ऊपर हमने ट्यूबवेल लगाया, तो उस वक्त सोलर का रेट भी बहुत ज़्यादा था। अब तो ये 20-25 हज़ार की प्लेट है, बहुत महंगा था जब हमने लिया था। हमने लगाया 1000 रुपये घंटा किया, मसला हल हो गया, हमारी भी रोज़ी लग गई, घंटे का 1000, और लोगों के लिए भी आगे आसानी हो गई। दिन में पानी लगाएं, जितना मर्जी लगाएं, कोई इश्यू नहीं है। तो फिर हमने ऐसा ऐसा धो कर दिए, एक दूसरी जगह पे लगा दिया, तो बकरियों का फार्म बना लिया। बकरी आप देखें जो टेम्परेचर इस इलाके का है, ये बकरी के लिए बहुत आइडियल है। गर्म इलाका है तो बकरी इस गर्म को पसंद करती है ठंडे की निस्बत। साथ में हमने अपना पलाई का काम शुरू किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बछड़ों की पलाई का हो रहा है, साथ में वो ब्रीडिंग का। तो मतलब आप जब किसी एक काम में लगते हैं ना, तो फिर आपके पास पैसा जब आता है तो आप बजाय गाड़ी ख़रीदें या कुछ और ऐसे किसी पंगे में पड़े, अगर आपके पास पैसे थोड़े हैं तो आप कारोबार में इन्वेस्ट करते जाएँ। मुख्तलिफ मल्टीपल कारोबार को देखें जो आसान भी हों, जिनको आप मैनेज भी कर सकें, लेबर रखें साथ, ऐसा ऐसा बंदे रखते जाएँ, आगे बढ़ते जाएँ। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करनी चाहिए, इंसान कर लेता है मैनेज। तो उन सारे दोस्तों ने यही पूछा कि भी हम वापस आएँ, कितनी बकरियाँ, मैं 10 बकरियाँ रख सकता हूँ, मैं 20 रख सकता हूँ, मैं 25 रख सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। मुझे ये नहीं आइडिया होता कि किसके घर का क्या खर्च है, लेकिन मुझे ये पता है कि बकरी के काम में अच्छा मुनाफा है अगर आपने इसको सीख के किया है। अगर इसको सीख के नहीं किया, अंधाधुंध जैसे मैंने शुरू किया था, हालांकि मुझे इसका काफ़ी नॉलेज था, इसके बावजूद मैंने तजर्बे किया। पहले 2 साल मेरे बहुत महंगे तजर्बे के थे, अब जाके ये सारी चीज़ें सीधी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप देखेंगे ये जो साल मेरा जा रहा है ना, इसी साल में इंशाल्लाह ये गेयर होगा हमारा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक इसमें बरकत दे, इंसानों को और जानवरों को तंदुरुस्ती दे, अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे सब लोगों के। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इसको कैसे मतलब इसमें आती है स्पीड ना। अभी हमारे पास 35-40 बकरियाँ सारी की सारी क्रॉस हैं। आपको इंशाल्लाह अगस्त की कोई 20 तारीख के बाद हम इनका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, मैं आपसे शेयर करूंगा कि कितनी बकरियां हमारी कन्फर्म प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। बल्कि उनको हम अलग करेंगे, अलग करके उनको प्रोटोकॉल शुरू कर देंगे, और अक्टूबर में और नवंबर में डिलीवरियां भी हो जाएंगी और काम खेल ख़त्म। फिर आगे से नए सिरे से गेम चलेगी। लेकिन जब बच्चे आएंगे इंशाल्लाह तो फिर आप देखेंगे फार्म को, आपको मज़ा भी आएगा। तो एक बहन ने कमेंट्स भी किया था कि तारक भाई आप सिर्फ बकरियों का ही आप इसी से घर चला रहे हैं, तो नहीं, इसी से नहीं, यहाँ से तो मैंने अभी तक 1 रुपये की आमदन अभी लेके नहीं गया घर। वैसे कुछ बकरे मैंने इस दफ़ा ईद पे बेचे थे जो हमारे पास ही यहाँ पैदा हुए थे, और कुछ बीमार बकरियाँ सेल की थी, वो तो ना होने के बराबरी। ये ऐसे मतलब जो चीज़ सही नहीं वही मैंने चेंज की है। अगर मैंने वो जो बेचे तो उसमें मैंने पट्ठे भी नहीं डाले, बल्कि मैंने वो इनके वनडे फीड के ऊपर ही लगा दिया, अपने घर नहीं में लेके गया। अभी मेरा कोई मूड नहीं है कोई साल 2 साल इसको छेड़ने का ना, ये अभी बढ़ता रहे। बकरे जो हम सेल करेंगे वो फिर इसमें हम पट्ठ लेके डाल देंगे, या फिर फीड के अखराजात हमारे ऊपर प्रेशर ना आए तो वो भी उसको हम कंट्रोल कर लेंगे, वो कुछ जानवर बेच के जो बकरे वगैरह होते हैं। या फिर बूढ़ी बकरियां अगर जो हम निकालेंगे, वैसे तो अब 2-3 हैं, वो भी निकाल देंगे। तो आप आएँ, बिस्मिल्लाह, वेलकम करते हैं आपको, और आके आप बकरी के काम में पैसा लगाएँ। अगर आप ये बकरी का ही करना चाहते हैं, ये आसान है, लेकिन आसान है, सीखने के बगैर ये फिर नुकसान है। आज मुझे टेलीफ़ोन कॉल आई
अपने एक डॉक्टर की सरकारी हॉस्पिटल से, डॉक्टर तो नहीं वैक्सीनेटरी कहूँगा, उन्होंने मुझे ना एक जगह पे बुलाया कि वहाँ पे आ जाएं, इनकी एक वैक्सीन आ गई है इंटेरोटैक्सेमिया ईटीवी की। पंजाबी ज़ुबान में जो मुझे देखते हैं दोस्त वो कहते हैं फुड़कन की बीमारी ना उसकी। हालांकि वो वैक्सीन मैंने पहले ही कर दी थी, मेरे पास थी, मेरा पास अपना बंदोबस्त था तो मैंने वो कर दी। उन्होंने मुझे बुलाया, जब मैं वहाँ गया ना वहाँ 2-3 लोग और भी आए हुए थे। अब मैं भी वहाँ बैठ गया जाके, उनमें जो ईटीवी की वैक्सीन थी ना वो उनको निकाल के वैसे पकड़ा दी हाथ में कि ये ले लें। अब वो 2-3 लोग हाथ में 2-2 शीशियाँ, जितने जितने जानवर थे ना उस हिसाब से वो डोज उनके हाथ में थी, वो बैठे हुए। अब उस वक्त बाहर 45 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, इतनी शदीद गर्मी, हबस जान निकल रही थी, बैठना मुश्किल था। और वैक्सीन के ऊपर लिखा हुआ था कि इसको आप 4 सेंटीग्रेड से -2 सेंटीग्रेड पे रखें। मतलब कि बर्फ़ में भी रख सकते हैं, या फिर फ्रिज की अगर बात करूं तो आप नीचे जो जहां पे ज़्यादा कूलिंग होती है, नीचे जहां हम सब्जियां वगैरह रखते हैं उस पोर्शन में, उसके जिधर ज़्यादा मतलब ठंड होती है ना उस जगह पे इसको आप रख सकते हैं। इतनी ठंड में आपको वो रखनी पड़ेगी। लेकिन वो वहाँ बैठे 15 मिनट मैंने उनसे पूछा, मैंने कि ये क्या क्लेम है, क्या चीज़ है, इसको ऐसे नहीं है कि ये वैक्सीन मिली है हम लेके जाएंगे करेंगे। मैंने कहा ये तो बेकार हो गई, इसकी कोल्ड चैन टूट गई है। मैंने फिर उस वैक्सीनेटर को भी बोला कि यार इनको तो नहीं पता, तो आप इनको बताएं कि भाई बर्तन लेके आओ अपना कोई भी, उसमें बर्फ़ हो, इसको ऐसे लेके जाएं, इसको लगाते वक्त भी आपने ठंड गर्म नहीं होने देना, इसको ठंडे वक्त में लगाएं, फिर चराई के ऊपर भी जानवर ना लेके जाएं। तो वो कहते हैं यार हमें तो पता नहीं था, ना हमें किसी ने बताया है। उनमें से एक बंदा बोला कि पिछले साल मैंने जो वैक्सीन हमें इन्होंने दी थी वो इसी तरह से हम लेके आए, जब वो वैक्सीन मैंने की तो इसके बावजूद मेरे फार्म पे बीमारी आई और मेरा नुकसान हो गया था काफ़ी ज़्यादा। अब देखें वैक्सीन भी हो गई, वक्त पर हो गया सारा काम, जानवर भी रख लिए बंदे ने, एक्सपीरियंस भी था, लेकिन वैक्सीनेशन का उसको पता नहीं था कि इसकी कोल्ड चैन को मैंने कैसे जोड़े रखना है। कोल्ड चैन उसकी डिस्टर्ब हुई, दवाई ने जो काम करना था वो नहीं किया, वो किया ही नहीं। वो जब बीमारी का अटैक आया और वो नुकसान हो गया उनका। तो मैंने फिर उनको ये भी हिदायत, उनको फिर मैंने बताया कि यार आप ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे करके आप जब करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और दूसरे नंबर पे ये अगर 1 साल कहते हैं ना कि चलती है ये, तो आप साल में फिर भी 2 दफ़ा करें, हर 6 महीने के बाद आप इसको रिपीट करें ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। तो वो फिर आपस में बातें कर रहे थे कि इसका इतना नुकसान हो गया था इसी बीमारी से, ईटीवी से, और इसका ये मसला बना और उसका ये मसला बना। तो ये चीज़ होती है सीखने की। उनमें जो बंदा कह रहा था ना कि मेरा नुकसान हुआ है, उस सबसे ज़्यादा तजर्बे वाला वो था, 20 साल से वो बकरी का काम कर रहा था, साथ वाले गांव से ही था, वैसे जानता भी था मुझे। वो कहता कि मेरा 20 सालों में कई दफ़ा ऐसे नुकसान हुआ है कि हम वैक्सीन भी करते हैं और ये भी हो जाता है, और वो इतनी एहतियात करते हैं, खुद वैक्सीन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन कोल्ड चैन का वो ना बताया गया उनको, ना उन्हें पता था, सब टैंटा फिश हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं सीखने वाली। थोड़ा सा देखें इसमें प्रॉब्लम आया ना, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान है। और ये बीमारी भी अल्लाह माफ़ करे इतनी गंदी है टीवी की, जानवर खड़ा खड़ा गिरता है और 2 मिनट 5 मिनट में ख़त्म। कोई इसका फिर कोई इलाज नहीं है टीवी का। पीपीआर की अगर अल्लाह ना करे कि इसको मोड़ो, अगर पीपीआर का कोई मसला आ जाता है तो वो बीमारी टाइम देती है फार्मर को कि चलो वो ट्रीटमेंट कर ले, जानवर बच भी जाते हैं। तो ये तो धड़ाधड़ छुरी नहीं फेरने देते। तो इसीलिए भाई एहतियात करें, जो इन कामों का नहीं पता उनको सीख के चलें। और दूसरे नंबर पे जो दोस्त मसलन बकरी ब्रीडिंग की, इस बकरी में ज़्यादा काम तो बच्चों का होता है ना, बच्चे नहीं संभल पाते उनसे, बच्चों में उनका बहुत नुकसान होता है। तो उनको चाहिए कि जब बकरी बच्चे दे रही है तो उनका भी प्रोटोकॉल उनके इल्म में हो, गर्मी में आने वाले बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, सर्दी में आने वाले बच्चों को हम कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे इनको हमने बचाना है, इनकी क्या क्या वैक्सीनेशन है, इनकी क्या क्या एहतियात हैं। आप 20 बकरियों की बजाय आप 15 डाल लें, बाकी बेसिक चीज़ों के ऊपर पैसा लगा लें, कुछ सीख लें, कोई वीडियो से, कोई किताब पढ़ सकते हैं तो वहाँ से, नहीं तो फिर ट्रेनिंग सेंटर से सीख लें। एक बकरी का ख़र्चा आता है बंदे का तो बहुत बड़े नुकसान से बचता है। आज की वीडियो इतनी है कि बताने का मकसद यही था कि लोग बाहर जाके भी तंग हैं। सारे लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा खुशहाल या इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाने वाले होते, और इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती, चाहे आप बरतानिया में चले जाएँ, अमेरिका में ही चले जाएँ,
क्या गारंटी है कि आप वहाँ जाके करोड़ों बन जाएंगे? सऊदी दुबई तो फिर किस्मत की बात है। इसीलिए आप जहाँ भी हैं, जब तक हैं कोशिश करें। ये देखिए आज़ादी है ना, कोई मुझे कामा नहीं लेना पड़ता, किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी। मैं जहाँ चाहूँ जाऊँ, मेरे पास अपना लाइसेंस है ड्राइविंग का, पूरे पाकिस्तान के रोडों पे मैं जा सकता हूँ। मेरा दिल करे मैं लाहौर में जाके काम करूँ, कराची करूँ, कोई कोई नहीं पूछने वाला मुझे। तो वहाँ तो आप ये काम कर रहे हैं वो नहीं कर सकते, वो कर रहे हैं तो ये नहीं कर सकते, तो मतलब बिका हुआ होता है बंदा। और जब ये लोग जाते हैं ना, ख़ासकर ये लेबर में या इस थोड़े छोटे-मोटे कामों में, तो फिर इनको समझ आती है कि यार ये पंगे में पड़ गए हम तो आगे। अच्छी बात है, आ गए वापस, कोई इश्यू नहीं है। आप अपना करें काम आके अल्लाह का नाम लेके, साथ में कोई 2 काम स्टार्ट कर लें, ताकि अगर आपके घर के मामलात नहीं कवर हो रहा है तो 1-2 साल, अगर आप 3, वैसे मेरा मानना है कि अगर आप 20 बकरियों से काम करें ना शुरू, और 2-3 साल तक आप इसमें से पैसा ना निकालें, अपने ज़ाती खर्चे को बनाने के लिए, घर चलाने के लिए, मतलब आज बकरे सेल करें, इनकी फीड का बंदोबस्त कर लें, या अगर वो एक्स्ट्रा पैसा है तो वो भी इसी में इन्वेस्ट कर दें दोबारा। तो मेरा ख्याल है कि 2-3 साल के बाद आपको यूके भी नहीं जाना पड़ेगा, कि कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मैं नहीं ये कहता कि यूके में पैसा नहीं बनता, बहुत बनता होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा बनता है, सुकून बड़ा है। मुलाज़िम काम कर रहे हैं आपके, आप सुकून से हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती आपको। तो वो जो धक्के जाके वहाँ बंदे की बात सुननी और ज़लालत देखनी और ये वो, सबसे बंदा बचता है। आज की वीडियो इतनी है। दुआ है अल्लाह ताला सब की परेशानियों को दूर फरमाए, आपके रिज़्क़ में, उम्रों में, नस्लों में अल्लाह ताला बेहद अपनी बरकतें और रहमतें अता फरमाए। और दुनिया में बसने वाले जितने भी ज़मीन के ऊपर लोग मौजूद हैं, सब की एक दूसरे के दिलों में अल्लाह ताला मोहब्बतें पैदा करे, ताकि यहाँ पे ज़मीन के ऊपर फ़साद और दंगा सोटा ना हो, खून खराबा ना हो। अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आएँ इस ज़मीन के ऊपर। अल्लाह हमेशा आपसे खुश रहे। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।